नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के तेल आयात की, जिसमें पिछले सिर्फ 3 सालों में एक जबरदस्त बदलाव आया है। जी। रूस जो पहले मुश्किल से 2% हिस्सा रखता था, वो अब भारत का टॉप सप्लायर बन गया है। हाँ, टॉप सप्लायर। और आंकड़ा देखें तो 35% से भी ज्यादा हिस्सेदारी। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और ये सब समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा स्रोत है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में रूसी तेल की भूमिका। तो इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। और ये जो बदलाव है ये सीधे सीधे जुड़ा है यूक्रेन संघर्ष से, और उसके बाद जो रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए उससे। अच्छा। तो हुआ ये कि रूस का जो सस्ता तेल था, रियायती तेल, वो यूरोप ना जाकर भारत और चीन जैसे बड़े एशियाई खरीदारों की तरफ मुड़ गया। और अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया है। ये जो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, खासकर इजरायल और ईरान के बीच। हाँ, वो एक नई परत जोड़ता है इस पूरी कहानी में। होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से कहते हैं दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, वहां खतरा बढ़ गया है। भारत के लिए ये कितनी गंभीर बात है? देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। भारत अपनी जरूरत का, आप समझिए, करीब 80% कच्चा तेल तो आयात ही करता है। 80%? जी। और जो मध्य पूर्व से आता है उसका भी करीब 60% हिस्सा हॉर्मुज से ही आता है। तो अगर खुदा न खास्ता वहां कोई रुकावट आती है तो भारत की पूरी एनर्जी सप्लाई हिल सकती है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। यहीं पर रूसी तेल की बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहा जा रहा है कि जो रूसी तेल के रास्ते हैं वो होर्मुज वाले रिस्क से बचाते हैं। ये कैसे? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। देखिए, रूस से तेल मुख्य रूप से 2 अलग-अलग रास्तों से आ रहा है। एक तो है यूरल्स ग्रेड का तेल। ये रूस के बाल्टिक सागर या काला सागर के पोर्ट से लोड होता है और फिर स्वेज नहर से या कभी-कभी लंबा रास्ता लेकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहुंचता है। ठीक है। और दूसरा है ESPO सुकोल जैसा हल्का कच्चा तेल। वो रूस के सुदूर पूर्व, मतलब फार ईस्ट के बंदरगाहों से सीधे भारत के पूर्वी तट पर आ जाता है। अच्छा, सीधे पूर्वी तट पर। जी। और ये दोनों ही रास्ते, अहम बात यह है कि हर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बाईपास करते हैं। तो ये सिर्फ एक अलग रास्ता नहीं हुआ, ये तो एक तरह से भारत के लिए जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लॉजिस्टिक सुरक्षा, एक तरह का बफर। अगर खाड़ी में कोई दिक्कत होती भी है तो इस सप्लाई लाइन पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। ये भारत को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जी, रणनीतिक लचीलापन जिसे कहते हैं। और आंकड़े भी तो यही दिखा रहे हैं। जी। अभी हाल में अप्रैल मई 2025 में भारत ने रूस से रोजाना 19 लाख बैरल से ज्यादा तेल लिया। हाँ, 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन। ये पिछले करीब 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। और कुल आयात का, जैसा आपने शुरू में कहा, 38% से भी ज्यादा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है, वरना शायद कीमतें और बढ़ सकती थीं। हाँ, ये तो आम आदमी से जुड़ी बात है। बिल्कुल। और दूसरा है आर्थिक फायदा। जो रूसी यूराल्स क्रूड है, वो अक्सर G7 देशों ने जो $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाई थी ना, हाँ, वो यूक्रेन युद्ध के बाद लगाई थी। जी, उससे नीचे ही मिलता रहा है। तो भारतीय रिफाइनरियों को अच्छी खासी बचत हुई है, उनके मार्जिन सुधरे हैं और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा सहारा मिला है। तो इससे लगता है कि भारत की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसमें भी शायद एक शिफ्ट आया है। पहले शायद होता था कि जहां से सबसे सस्ता मिले ले लो, अब शायद सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी हो गई है। निश्चित रूप से। अब सिर्फ कीमत नहीं देखी जा रही, मध्य पूर्व में जो अनिश्चितता है उसको देखते हुए सप्लाई की गारंटी, उसकी विश्वसनीयता, ये अब ज्यादा बड़ी प्राथमिकता बन गई है। और रूसी तेल इस बदली हुई प्राथमिकता में, आप कह सकती हैं, बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है कि पेमेंट के तरीकों में भी बदलाव हुआ है, डॉलर की जगह दूसरी करेंसी। हाँ, ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है। डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करने के लिए और पश्चिमी प्रतिबंधों से जुड़े जो जोखिम है उनसे बचने के लिए। अच्छा। भारतीय रिफाइनरियों ने कुछ पेमेंट्स चीनी युआन में और कुछ UAE के दिरहम में भी किए हैं। ये दिखाता है कि भारत इस सप्लाई को बनाए रखने के लिए कितना एडजस्ट करने को तैयार है। जी, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रूसी अकेला विकल्प है? क्या अमेरिका से या पश्चिम अफ्रीका से या लैटिन अमेरिका से तेल नहीं मंगाया जा सकता? देखिए, विकल्प तो हमेशा होते हैं और भारत उनको देखता भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस पर ही निर्भर है। हाँ। लेकिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका या लैटिन अमेरिका से तेल मंगाने में
ना दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो है माल ढुलाई, मतलब शिपिंग कॉस्ट, वो ज्यादा होती है। हम अभी के लिए, और खासकर जब मध्य पूर्व में हालात ठीक ना हो, तो रूस एक ज्यादा भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प बना हुआ है। समझ गया। तो अगर हम समराइज करें तो रूसी तेल भारत के लिए एक तरह से डबल ड्यूटी कर रहा है। एक तरफ लॉजिस्टिक सिक्योरिटी दे रहा है मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम से, जी, एक बचाव दे रहा है। और दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। एकदम सही। ये जो भू राजनीतिक उठापटक है, उसके झटकों से बचने के लिए एक जरूरी बफर बन गया है। हाँ। और भारत की जो ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी की रणनीति है, उसका एक, आप कह सकती हैं, अभिन्न अंग बन गया है। तो ये तो साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस पर यह निर्भरता फिलहाल भारत के लिए कितनी अहम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भविष्य को लेकर। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, लेकिन इस बढ़ती निर्भरता का लंबे समय में भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा? और दुनिया की जो दूसरी बड़ी शक्तियां हैं, उनके साथ भारत के रिश्तों पर इसका क्या रणनीतिक प्रभाव हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नज़र रखनी होगी और सोचते रहना होगा।